हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आपके बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से, और ये आपके पवन सीरीज के प्रश्न है। 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 100 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। परिपक्वता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, इसके अलावा मानसिक रूप से भी वो एक तरीके से समाज में रहने के लिए परिस्थितियों को किसी भी तरीके से, अगर किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं उनमें उनसे निपटने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं परिपक्व व्यक्ति या मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, स्मृति के प्रकार बताइए। तो स्मृति जो है, मेमोरी जो है, ये 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकालिक स्मृति और एक दीर्घकालिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 103 है, 20 मिनट को परिभाषित कीजिए। 20 मिनट का मतलब कि भूल जाना। तो मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों का धारण न करना ही विस्मृति है, यानी कि जो हमने याद किया रहता है या जो हमारे साथ घटित घटना होती है, अगर उसको हम भूल गए हैं तो वही क्या हो गया, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब भूल जाना। जैसे क्या होता है, जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोबारा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्मरण कहेंगे। अब 20 मिनट का मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 में पूछ रहा है 20 मिनट का मुख्य कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण है बाधा का उपस्थित होना। जब हमारे दिमाग में बहुत सारा नॉलेज आ जाता है तो हमारा दिमाग क्या करता है, पिछली नॉलेज को भूलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है, या बार बार रिपीट होना भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने कहा था। तो यह वॉटसन का विचार है कि तुम मुझे बालक लाओ, मैं उसे चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार कुछ भी बना सकता हूँ वातावरण दे करके। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बालक के संवेगात्मक विकास, या फिर ये कहें कि संवेगात्मक अवस्था के बारे में किसने बताया था, या फिर ये कहें कि संवेगात्मक अवस्था के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन सब के बारे में किसने बताया था। तो जीन पियाजे ने बताया था हमको। क्वेश्चन नंबर 109 है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया। तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, इसी में वर्गीकृत किया था। याद रखिएगा, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, यही 3 आयाम बताए थे इन्होंने बुद्धि के। क्वेश्चन नंबर 110 है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है। तो हम सभी को पता है 3 भागों में। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि 3 भागों में युंग ने बांटा है। और देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तीनों के अलग अलग क्या हैं, कैटेगरीज हैं। जो अंतर्मुखी है ये ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, अपने में ही खोए रहते हैं, जैसे कि लेखक हुए। बहिर्मुखी लोग जो होते हैं, ये लोग जैसे नेता हुए या सामाजिक कार्यकर्ता हुए, ये लोग समाज में रह करके समाज के लोगों की बात करते हैं। और उभयमुखी में दोनों के ही गुण होते हैं, अंतर्मुखी के भी और बहिर्मुखी के भी। तो याद रखिएगा, युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। तो वह मानसिक क्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित तरीके से अगर चिंतन किया जा रहा है तो इसे हम तर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और फिर लास्ट में आता है पहचान।
और ये बार बार पूछता है कि स्मृति के अंतर्गत आने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाएगी? किसी का काम देख करके आप उसी की तरह काम कर रहे हो तो ये अनुकरण विधि कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए कि जन्म के समय बालक में कौन कौन से अभिप्रेरक होते हैं? तो भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 संवेग जो हैं ये बच्चों में जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। भय, क्रोध या स्नेह। क्वेश्चन नंबर 116 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है, तो ये रुचि कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? अगर विषम संख्या है तो माध्यिका यानी कि m = n+1/2 पद का आकार। क्वेश्चन नंबर 118 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो ये सृजनात्मकता कहलाती है या क्रिएटिविटी कहते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 119 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 120 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं बालक के संज्ञानात्मक विकास की। पहली है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए चौथे के बारे में या अंतिम अवस्था के बारे में पूछा गया जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 121 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थियरी। क्वेश्चन नंबर 122 है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना क्या कहलाता है? तो परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन ही कल्पना कहलाता है, कल्पना की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो तर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? तो वो सीखने का वक्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों आप लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो पहले पूरी चीज के बारे में बच्चा सीखता है, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे बच्चे को पहले हमने पूरा का पूरा एक पेड़ दिखा दिया, अब उससे हम कहेंगे कि यहाँ पर देखो पेड़ की जड़ है, ये पेड़ की एक तरीके से पेड़ का आधार है या डाल है यहाँ पर, उसके बाद फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चा पत्तियां, फूल, फल, पेड़ की जड़ सभी के बारे में जान जाएगा सिर्फ और सिर्फ पेड़ को दिखाने भर से। तो इस तरीके से ये संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखना गेस्टाल्ट सिद्धांत के आधार पर गेस्टाल्ट सिद्धांत वालों ने इसको माना। और गेस्टाल्ट सिद्धांत में कौन कौन आते हैं? कोहलर, कोप्पा और वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 127 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 128 है, अधिगम, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो स्मृति के अंतर्गत आती हैं, ऑलरेडी अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक परीक्षण से करते हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 130 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी आपने देखा है कि जीन पियाजे ने किया। क्वेश्चन नंबर 131 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसके विकास अवस्था होती है? तो भाषा विकास या शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 133 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जैसे कि नेता हुए या फिर समाज सेवी हुए, इस तरीके के लोग। क्वेश्चन नंबर 134 है, CAT यानी कि चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया था? तो यह परीक्षा TAT की तरह ही होता है, परंतु यह अंतर केवल इतना है इसमें कि इसका प्रयोग बालकों के लिए हम करते हैं और इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड बेलेक ने किया था, एग्जाम में पूछता भी है। लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में किया था। क्वेश्चन नंबर 135 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है, कहलाती है प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 136 है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके आधार पर प्रयोग करके किया? तो वनमानुस, या उसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था, इसी के ऊपर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, पावलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो वह उसी के अनुकूल हो गया, उसी चीज के अनुकूल हो गया, घंटी बजेगी भोजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसके प्रमुख लक्षण है? तो अच्छे व्यक्तित्व यानी कि गुड पर्सनालिटी के। क्वेश्चन नंबर 140 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 क्रियाओं में किया है? तो आत्मसातन और समंजन। क्वेश्चन नंबर 141 है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? तो सृजनात्मकता वह अवधारणा जिसमें उपलब्ध संसाधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो सबसे ज्यादा सर्वमान्य आलपोर्ट की परिभाषा है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन सभी मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करती है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 143 है, रोडसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो हरमन रोडसा ने। क्वेश्चन नंबर 144 है, माध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो मध्यमान का प्रयोग औसत आदि ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, बालक की बुद्धि कब रुक जाती है? तो सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह वयस्क शरीर नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 147 है, TAT का संबंध किससे है? तो व्यक्तित्व परीक्षण है जिसको किसने शुरू किया था? टेट परीक्षण हरमन रोडसा ने। क्वेश्चन नंबर 148 है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है और इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया। दोस्तों, जो हमने बहुत सारी चीजें बचपन में की होती हैं, बहुत सारी शरारतें, बहुत सारी अच्छी चीजें, तो कुछ हमें याद होती हैं लेकिन एक एक दिन हमें याद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है।
गेट्स व अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 151 है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो बच्चे का स्वास्थ्य है, बच्चे की बुद्धि है, बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्थिति है, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषी वातावरण, सगे संबंधी अथवा समवयस्क समूह। ये सब बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो 5 से 6 वर्ष, जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष, जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 153 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा और घृणा, और यहाँ पर देखिए हर्ष भी जुड़ा हुआ है। लेकिन भय, क्रोध, प्रेम, ये जो 3 है ये जन्म के समय बच्चे में पाए जाते हैं। तो ये 3 तो आप जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 154 है, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो फ्रेंड्स बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। क्वेश्चन नंबर 155 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाहर से प्रकट नहीं होते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और अपने में ही खोए रहते थे कि लेखक। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 156 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 होती है। ऐसे भी अगर आप लिख दोगे तो भी सही होगा, या 90 से 109 तक। क्वेश्चन नंबर 157 है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किया था मरे एवं मार्गन ने 1935 में। क्वेश्चन नंबर 158 है, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने में के योग्य होता है, क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 159 है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 160 है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो जो प्रतिष्ठा है ये हम अपने संसार में आकर के अर्जित करते हैं, प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 161 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है। तो विस्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 162 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो आवृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 163 है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नाम उल्लेख करिए। बालक के विकास को प्रभावित करने में वातावरण का क्या रोल है। तो बालकों के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव और संचार माध्यमों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 164 है, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले। तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है। तो ये अभ्यास एवं त्रुटि, बार बार प्रयास करने पर हमें वो चीज मिली जाती है। क्वेश्चन नंबर 165 है, सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा लिखिए। वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णयन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है वह सांख्यिकी कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने 165 क्वेश्चन थे और 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भी समस्या हो या आपको कोर्स लेना हो फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर कोई भी दिक्कत हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके मैसेज करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। दोस्तों हमारा जो ऐप है जिसमें हम सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करवाते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय दोस्तों।